वेलकम बैक गाइस। तो जैसे कि आप जानते हो, आज से मैं नॉवेल शुरू करने वाला हूँ और ये मेरी रियल वॉइस है। तो मैं सोच रहा था कि इसी वॉइस के साथ बनाओ या नहीं, तो इसीलिए आपका सजेशन चाहिए था और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी छोटी है क्योंकि पहले मैं सजेशन लूंगा, देखूंगा आपको सही लगती है या नहीं। फिर मैं बाद में ना डेली 2 घंटे की 2 घंटे का नॉवेल मैं कंटिन्यू करूंगा, डेली आएगा। वैसे ही और भी के साथ भी थोड़ा बहुत शुरू करने वाला हूँ। तो बस आप देखना कि आपको सही लगता है या नहीं, आवाज वो सब। ठीक है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और या सीधे वीडियो बाय। शाम के 8 बजे के बाद का टाइम था। मोरिटी फैमिली के डाइनिंग रूम में जैसे ही उसने बोल में बचे थोड़े से सूप को देखा, पेंसन ने एक संतुष्ट डकार लेने के लिए अपना हाथ मुंह पर रखा। उसने कमेंट किया कि भले ही यह तीसरी बार था जब वो सूप पी रहे थे, उसे अब भी यह डिलीशियस लगा। उसने आगे कहा कि टमाटर का खट्टापन और मीठापन और ऑक्टेल का च्यूई टेक्सचर मिलकर एक परफेक्ट और यूनिक फ्लेवर बनाते हैं। उसने क्लाइंट से कहा कि उसे अफसोस है कि ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी की वजह से टिंगन सिटी ने इतना शानदार शेफ खो दिया। मेलिसा अपनी चेयर पर पीछे होकर बैठ गई और चुपचाप हाँ में सिर हिलाया। क्लाइंट ने विनम्रता से मुस्कुराकर जवाब दिया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अभी तक असली कुकिंग ट्राई नहीं की है। उसने सजेस्ट किया कि अगर फ्यूचर में मौका मिले तो उन्हें हाउस स्ट्रीट पर बोनापार्ट रेस्टोरेंट जाकर ऑथेंटिक इंडिस क्विजीन ट्राई करना चाहिए और गोल्डन इंडस्परो में कोस्ट लाइन रेस्टोरेंट जाकर सदर्न डेलिकेसीज भी। ये ऐसे रेस्टोरेंट्स थे जिनके बारे में हमेशा न्यूज़पेपर्स में छपता था, जहाँ पर पर्सन एवरेज कॉस्ट लगभग 1.5 पाउंड था। बिना सोचे मेलिसा ने जवाब दिया कि उसे उसकी कुकिंग ज़्यादा पसंद है। पेंसन हंसा और टॉपिक बदल दिया। उसने कहा कि उसे लगता है कि टोमेटो ऑक्टेल सूप में कुछ कमी है और सोचा कि शायद इसे ब्रेड के साथ नहीं खाना चाहिए। क्लाइंट ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि यह राइस के साथ सबसे अच्छा लगता है। एक चाहत भरे एक्सप्रेशन के साथ मेलिसा ने धीरे से राइस शब्द बोला। टिंगन, जो नॉर्थ में था, एक बड़ा शहर नहीं था और कुछ खास रेस्टोरेंट्स के अलावा वहाँ राइस खाने का मौका मिलना मुश्किल था। पेंसन और मेलिसा के लिए इस तरह का खाना सिर्फ न्यूज़पेपर्स और टेक्स्ट बुक्स के डिस्क्रिप्शंस में ही एग्जिस्ट करता था। अपनी बहन का एक्सप्रेशन देखकर क्लाइंट हंसा। उसने उनसे कहा कि जब वो और 6 महीने की सैलरी बचा लेंगे तो वो देसी बे में वेकेशन पर जाने का मौका ढूंढेंगे और वहाँ की डेलिकेसीज ट्राई करेंगे। देसी बे लोएन किंगडम के दूर साउथ में था और अपने पायला, धूप और खूबसूरत नज़ारों के लिए फेमस था। इससे पहले कि मेलिसा पैसे बचाने पर अपनी राय दे, क्लाइंट ने आगे कहा कि अगले 3 महीनों में उसे एक और रेज मिलना चाहिए। उसने कहा कि तब तक वो अपनी घूमने की इच्छा भी पूरी कर सकते हैं और ज़रूरत के लिए पैसे भी बचा सकते हैं। जैसा सोचा था, पेंसन और मेलिसा का ध्यान भटक गया और दोनों ने पूछा, क्यों? क्लाइंट हल्का सा खांसा और मुस्कुराते हुए एक्सप्लेन किया कि उसके प्रोफेशनलिज्म की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट, जो हमेशा उनकी कंपनी के साथ काम करता है, उसे अपने पार्ट टाइम हिस्ट्री कंसल्टेंट के रूप में हायर करना चाहता है। उसने बताया कि वो उसे एक्स्ट्रा पे करेंगे, हफ्ते का कम से कम 2 पाउंड। उसने उनसे कहा कि फ्यूचर में अगर वो उसे पुलिस यूनिफॉर्म में देखें तो शॉक ना हो, जिसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग पुलिस डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। उसने आगे एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जैसा कि वो जानते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम की स्पीड एक 90 साल की बुढ़िया के कदमों जितनी धीमी है। उसने कहा कि उन्हें अभी भी एक लंबे प्रोसीजर से गुजरना है और उसकी पूरी जांच करनी होगी। इसलिए अगले 2 महीनों में अपनी छुट्टियों में वो अक्सर खोए यूनिवर्सिटी जाकर अपने मेंटर और जिन टीचिंग स्टाफ को वो जानता था उनसे मिलकर और सीखेगा। अपने भाई और बहन की आंखों में हैरानी देखकर वो रुका। फिर एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ उसने कहा, जैसा एम्परर रोजेल ने कहा था, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पेंसन कुछ सेकंड्स तक चुप रहा और फिर आधे मजाक और आधे इमोशनल अंदाज में पूछा कि क्या उसके लिए यूनिवर्सिटी में साइन अप करने में बहुत देर हो गई है, और कहा कि ज्ञान ही सच में दौलत है। क्लाइंट ने चुपचाप मन में जोड़ा, ये ताकत भी है। अचानक क्लाइंट के मुंह की बात छीनते हुए मेलिसा ने बेंसन से कहा कि उसे क्लाइंट की ग्रामर बुक्स और उसकी क्लासिक लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स की ज़रूरत है। बेंसन का एक्सप्रेशन बदल सा गया। उसने अपने दांत पीसे और क्लाइंट से कहा
कि वो रात को ही उसे वो किताबें दे दे। उसने डिक्लेयर किया कि भले ही उन्हें पढ़कर उसे नींद आ जाए, वो उन्हें दिन में 1 घंटा या कहें 1.5 घंटा पढ़ने के लिए डिटरमाइंड है। फिर उसने गॉडेस की कसम खाई और वचन दिया कि अगर वो यह नहीं कर पाया तो वो एक कर्ली हेयर्ड बबून बन जाएगा। क्लाइंट के चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान आ गई और उसने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली सुबह क्लाइंट ने अपना कोट और हैट ब्रेक रूम में क्लोथ्स रैक पर टांगा। फिर वो रोज़ैन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए बेसमेंट में चैनिस गेट के बाहर ड्यूटी रूम में गया, जहां कैप्टन डन और मेंबर्स फ्राई, सीका, रॉयल, लेओनार्ड और केनेली सब मौजूद थे। जैसे ही उसकी ग्रे आंखें नए प्रमोट हुए नाइटहॉक के पास से गुजरीं, डन मुस्कुराया और एक्सप्लेन किया कि वो हर थर्सडे को एक रूटीन मीटिंग करते हैं ताकि पिछले मिशंस को समराइज कर सकें और अलग अलग चैलेंजेस पर डिस्कस कर सके। क्लाइंट ने मन ही मन में मजाक उड़ाया कि वो एक ऐसा आदमी है जिसने बहुत सी रेगुलर मीटिंग्स का टेस्ट झेला है। उसने एक सीट ढूंढी और मजाक में पूछा, क्या मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है? डन मुस्कुराया और केनेली की तरफ मुड़कर उसे सीरियस अरापिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में थोड़ा बताने को कहा। केनेली, एक स्मार्ट और काबिल दिखने वाला नाइटहॉक, ने एक पल सोचा। फिर उसने रिपोर्ट किया कि ओल्ड नील की मदद से उन्होंने सीरियस का गुप्त ठिकाना ढूंढ लिया है। उसने एक्सप्लेन किया कि सीन पर बहुत सी किताबें और चीज़ें थीं जिनसे वो सर्टेन हो सकते थे कि सीरियस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑनरोरा ऑनर्डर के अंडरग्राउंड मेंबर्स में से एक था। उसने आगे कहा कि सीरियस एक सीक्रेट सप्लाइंट भी था। केनेली ने आगे बताते हुए कहा कि इस बात के काफ़ी सबूत हैं कि उसने और हाना स्विंसेंट ने एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक वेल्च को बेची थी। उसने आगे कहा कि जिन्हें वेल्च याद नहीं, वो क्लाइंट से उसके बारे में पूछ सकते हैं। उसने रिपोर्ट किया कि उन्हें कीमती चीज़ें मिली हैं, जिसमें 3 सीक्वेंस पोशन फार्मूलाज शामिल हैं, जो आगे हैं सीक्वेंस 9 सीयर, सीक्वेंस 9 अप्रेंटिस और सीक्वेंस 8 क्लाउन। उसने एक्सप्लेन किया कि अगला टास्क सीरियस के सोशल सर्कल और उन्हें मिली लेटर्स का इस्तेमाल करके ऑनरोरा ऑनऑर्डर के दूसरे आउटर सर्कल मेंबर्स को लोकेट करना है और उनकी सर्च का फोकस उस हेरेटिक पर होगा जो पुलिस डिपार्टमेंट में घुसा है। उसने यह भी नोट किया कि जिन लोगों ने हाना से कांटेक्ट किया था उनकी दोबारा जांच करनी होगी। टन ने हल्का सा सिर हिलाया और क्लाइंट की तरफ देखा। उसने क्लाइंट से कहा कि जैसा कि उसने अभी सुना, उन्हें क्लाउन पोशन का फॉर्मूला मिला है, लेकिन वो यह डिटरमाइन नहीं कर पाए हैं कि यह असली है या नहीं। उसने कहा कि उन्हें होली कैथेड्रल से फीडबैक आने का इंतज़ार करना होगा। टन ने नोट किया कि क्लाइंट ने ऑनरोरा ऑर्डर से जुड़े मिशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है और यह देखते हुए कि उसने सीक्रेट ऑर्डर के एक मेंबर को गोली मारी थी, जल्द ही वो प्रमोशन के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूशन जमा कर लेगा। लेकिन टन ने उसे याद दिलाया कि हर कोई डेली जैसा नहीं होता और उसे अपनी इच्छा को दबाना होगा और 3 साल इंतज़ार करना होगा। टन ने क्लाइंट को चेतावनी दी कि कंट्रोल खोने से बचने के लिए वो क्लाउन पोशन फार्मूला मिलने से अपने माइंडसेट पर असर ना होने दे। क्लाइंट ने मन में सोचा कि कैप्टन नहीं समझते कि एक्टिंग कितनी जादुई चीज़ है और उसने पिछली रात ग्रे फॉग के ऊपर डिविनेशन का इस्तेमाल करके क्लाउन पोशन फार्मूला की असलियत पहले ही कंफर्म कर ली थी। बाहर से क्लाइंट ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया और प्रॉमिस किया कि वो अपने इमोशंस को काबू में रखेगा। तब सीकाट्रॉन, सफ़ेद बालों और काली आंखों वाला शांत मिडनाइट पोएट, ने कहा कि उन्हें इंस्टिगेटर ट्रिस के बारे में अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। उसे शक था कि वो टिंगेन से पहले ही भाग गया है। जब उन्होंने अपनी नई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर ली तो क्लाइंट ड्यूटी रूम से निकला और ओल्ड नील के पास अपने मिस्टिसिज्म लेसन्स जारी रखने के लिए चला गया। दोपहर में वो अपने कॉम्बैट टीचर क्वेन के पास बेसिक स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग करने गया। 5 बजे जब सूरज अभी भी तेज चमक रहा था, क्लाइंट ने अपनी ट्रेनिंग कॉस्ट्यूम उतारी, जल्दी से शॉवर लिया और अपने ओरिजिनल कपड़े पहन लिए। फिर उसने बेसिक स्ट्रीट के लिए पब्लिक कैरेज ली। वो उस लाल चिमनी को नहीं भूला था जो उसने अपने ड्रीम डिविनेशन में देखी थी, और न ही उस आदमी को जिसके बारे में उसे शक था कि वो साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स का मेंबर है। वो जानता था कि इन चीज़ों को नाइट हॉक के रोल में इन्वेस्टिगेट करना आसान नहीं होगा।
न्यूज़पेपर के डिस्क्रिप्शंस को फॉलो करते हुए क्लाइन ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी ढूंढी जिसे ट्रस्टवर्दी कहा जाता था। नंबर 27 पर हेनरीज प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी। उसने एक मास्क पहना, अपनी टॉप हैट नीचे की और अपना कॉलर ऊपर कर लिया। फिर वो सीढ़ियाँ चढ़कर सेकंड फ्लोर पर कंपनी तक पहुंचा और आधे बंद दरवाजे पर नॉक किया। एक आवाज़ जिसमें जैसे बलगम भरा हो ने उसे अंदर आने को कहा। क्लाइन ने अपनी छड़ी उठाई और दरवाज़ा धक्का देकर अंदर गया। उसने देखा कि डिटेक्टिव कंपनी का लेआउट लगभग ओपन था, जिसमें 4 एम्प्लॉयज़ अपनी अपनी सीट्स पर छोटे छोटे क्यूबिकल्स में बैठे थे। एक सफ़ेद शर्ट और काले वेस्ट पहने आदमी ने उसे ग्रीट किया। उसने अपना इंट्रोडक्शन डिटेक्टिव हेनरी के रूप में दिया और पूछा कि वो उसकी कैसे मदद कर सकता है। उसके हाथ में एक स्मोकिंग पाइप था और उसकी प्रोमिनेंट जॉ लाइन, तीखी आईब्रोज और गहरी नीली आंखें थीं जो अपने क्लाइंट को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। क्लाइंट ने अपने ट्रेंच कोट के कॉलर से अपना आधा चेहरा ढक लिया और कहा कि उसे 2 काम सौंपने हैं। फिर उसने डिटेक्टिव के रेट्स के बारे में पूछा। डिटेक्टिव हेनरी ने अपनी नज़र हटाई और जवाब दिया कि रेट्स काम की मुश्किल पर डिपेंड करते हैं। उसने गेस्ट एरिया में सोफे की तरफ इशारा किया और उन्हें वहां बैठकर बात करने का सुझाव दिया। क्लाइन उसके पीछे सेमी पार्टीशन्ड एरिया में गया और सिंगल सीट सोफे पर बैठ गया। उसने न अपना कोट उतारा, न ही अपनी हैट और मास्क। उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ भारी कर ली और पहला काम एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि उसे डिटेक्टिव की मदद चाहिए, एक ऐसे घर को ढूंढने में जिसकी चिमनी उसकी ड्राइंग जैसी दिखती हो, साथ ही उसके मालिक और अभी के किराएदार के बारे में जानकारी भी। बोलते हुए उसने एक साफ सुथरा फोल्ड किया हुआ पेपर निकाला जिसे खोलने पर एक चिमनी की ड्राइंग थी जिसका कलर नोट किया हुआ था और आस-पास का सीन भी बना था। यह वो ड्राइंग थी जो क्लाइन ने ग्रे फॉग के ऊपर के एरिया की अनोखी शक्ति और खुद से प्रार्थना करने की मेथड का इस्तेमाल करके पूरी की थी। डिटेक्टिव हेनरी ने अनजाने में ही उस बेहतरीन ड्राइंग की तारीफ की। फिर उसने अपनी आईब्रोज सिकोड़ी और कहा कि काम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत वाला है और इसमें बहुत टाइम और काफ़ी लोग लगेंगे। क्लाइन ने हल्का सिर हिलाया और कहा कि वो समझता है। डिटेक्टिव हेनरी ने एक पल सोचा और फिर कहा कि इस काम की कीमत 7 पाउंड होगी। कहा कि इसके अलावा क्लाइन को उसे कम से कम 2 हफ्ते देने होंगे। क्लाइन मान गया और दूसरे काम पर आया। उसने डिटेक्टिव से एक खास जेंटलमैन को ढूंढने और आइडेंटिटी पता करने में मदद करने को कहा। उसने एक्सप्लेन किया कि वो सिर्फ इतना जानता है कि वो आदमी कभी कभी हार्बर बरो के पास ईविल ड्रैगन बार में दिखता है। क्लाइन ने जोर देकर कहा कि डिटेक्टिव के भेजे हुए आदमियों का पता उस आदमी को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है और उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स डरावनी है। फिर उसने दूसरा पोर्ट्रेट निकाला। उसका इरादा साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के एक मेंबर से कांटेक्ट करने का था, ताकि वो देख सके कि क्या उसे कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और मटेरियल्स मिल सकते हैं, जैसे कि एक फार्मूला जिसे जस्टिस के साथ एक्सचेंज किया जा सके। डिटेक्टिव हेनरी ने माहिराना अंदाज में जवाब दिया कि ऐसे मिशन का खर्चा लगभग 3 या 4 पाउंड आएगा। उसने आगे कहा कि क्लाइंट की बेहतरीन ड्राइंग स्किल्स से उसके असिस्टेंट और उसे टाइम बचाने में मदद मिलेगी। क्लाइंट को प्राइस सुनकर थोड़ा बुरा लगा और उसने पूछा, टोटल 10 पाउंड? डिटेक्टिव हेनरी ने अपने पाइप का एक कश लिया और कंफर्म किया कि हाँ। उसने आगे कहा कि क्लाइंट को 2 पाउंड का डिपॉजिट देना होगा। उसने एक्सप्लेन किया कि जब प्रोग्रेस होगी तो क्लाइंट को 3 से 5 पाउंड और देने होंगे और बाकी पेमेंट मिशन पूरा होने पर कर सकते हैं। तेज़ नज़र वाले डिटेक्टिव को अपनी कोई भी पहचान याद न रह जाए, इसलिए क्लाइंट ने प्राइस पर मोल भाव नहीं किया और कहा कि वो अगले हफ्ते प्रोग्रेस चेक करने आएगा। जब उन्होंने एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो क्लाइंट ने 2 1 पाउंड के नोट निकाले और डिटेक्टिव को दे दिए। उसकी सेविंग्स में अब सिर्फ 1 पाउंड और 17 सोली बचे थे। जैसे ही डिटेक्टिव हेनरी ने जाली वाला मास्क और काला ट्रेंच कोट जिसका कॉलर ऊपर था पहने उस आदमी को जल्दी में निकलते हुए देखा, उसकी आंखों में एक शक भरा लुक था जब वो अपना पाइप पी रहा था। वो सोचने लगा कि वो आदमी ऐसी चिमनी वाला घर क्यों ढूंढ रहा है। उसने कंक्लूड किया कि वो आदमी ज़रूर कोई आर्टिस्ट होगा, या कम से कम किसी तरह का प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट। दोपहर में वाइकाउंट ग्लेंट के आलीशान मेंशन में ऑन्ड्रे अपनी मेड के साथ
शिष्टाचार निभाते हुए अपना हाथ होस्ट को दिया। उसने देखा कि होस्ट ने उसके हाथ पर एक हल्का सा किस किया। क्लिंट ने पहले हमेशा की तरह तारीफ की और उससे कहा कि उसकी खूबसूरती उनके सैलून की शान बढ़ा रही है। फिर उसने अपनी आवाज़ धीमी की और उसे इन्फॉर्म किया कि वो लेडी पहले से यहाँ है। उसने आगे कहा, वो एक बियॉन्डर है और एक ऑथर भी। वाइकाउंट क्लिंट का रिएक्शन देखते हुए ऑन्ड्रे ने अचानक ऑथर का टॉपिक छेड़ दिया। उसे अपनी मेड सर्वेंट एनी के होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी बातें बिल्कुल ऑर्डिनरी टॉपिक्स पर ही हो रही थीं। ऑन्ड्रे के सवाल पर क्लिंट ने अपनी पोस्चर सीधी की और हंसकर बोला। उसने समझाया कि उसे पूरा यकीन है कि ऑन्ड्रे ने उस ऑथर की किताबें पहले भी पढ़ी होंगी। उसने बुक का नाम बताया, स्टॉर्मविंड माउंटेन विला, और कहा कि पिछले 2 महीनों से उसकी बहुत तारीफ हो रही है। एक हल्की पोलाइट सी स्माइल के साथ ऑन्ड्रे ने जवाब दिया कि हाँ, उसे वो बुक बहुत पसंद आई थी, खासकर लेडी सिसी का काम कैरेक्टर। लेकिन मन ही मन वो अपने इस झूठ पर आंखें घुमा रही थी। उसके नए हॉबीज़ ने फिक्शन में उसके इंटरेस्ट को कब का ख़त्म कर दिया था। सच तो यह था कि उसने स्टॉर्मविंड माउंटेन विला को 1 महीना पहले ही छोड़ दिया था, सिर्फ 1/3 पढ़ने के बाद। जब से उसने टैरो क्लब ज्वाइन किया था, पावरफुल मिस्टर फूल से जानकर बनी थी और एक सच्ची बियॉन्डर बनी थी, तब से वो पूरी तरह से मिस्टिसिज्म की दुनिया में डूब गई थी। साइकोलॉजी की सिस्टमैटिक स्टडी के सामने बाकी सारी एक्टिविटीज़ उसे डल लगने लगी थी। मुस्कुराते हुए क्लिंट उसे हॉल में एक सोफ़ा की तरफ ले गया। उसने उसे यकीन दिलाया कि मिस फोर्सवॉल एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगी, क्योंकि वो बिल्कुल अपने कैरेक्टर लेडी सिसी जैसी ही है, काम, इंटेलेक्चुअल और थोड़ी लेजी। फिर उसने एक फ्लैटरिंग रिक्वेस्ट की, पूछा कि क्या उसकी प्यारी मिस ऑन्ड्रे बाद में उनके लिए पियानो बजा सकती है, और कहा कि यह एक नॉवेल और उसके ऑथर के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा। ऑन्ड्रे ने उसके चेहरे का साइड प्रोफाइल स्टडी किया। उसका एक्सप्रेशन, उसकी टोन, उसकी पोस्चर, सब कुछ साफ साफ उसके कनेक्शंस दिखाने का इंटेंशन बता रहा था। वो मुझे शो ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उसने रियलाइज़ किया, जैसे वो अपने अच्छे दोस्त को पहली बार देख रही हो। अपनी एलिगेंट स्माइल बनाए रखते हुए उसने ग्रेसफुली मना कर दिया और समझाया कि उसके म्यूज़िक टीचर, पियानिस्ट मिस्टर विकनेल, ने हाल ही में कंप्लेन की थी कि उसके स्टैंडर्ड्स गिर गए हैं और उसे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब क्लिंट रिस्पॉन्स सोच ही रहा था, उसकी नज़र लंबी टेबल से डेजर्ट्स ले रही एक लेडी पर पड़ी। उसने अनाउंस किया कि यह वही है, मिस फोर्सवॉल, स्टॉर्मविंड माउंटेन विला की ऑथर। ऑन्ड्रे की नज़र उसके साथ गई। मिस फोर्सवॉल लगभग 23 साल की लग रही थी और उसने पेल येलो रंग की फ्रिल्स वाली ड्रेस पहनी हुई थी। उसके ब्राउन बाल हल्के से कर्ल्ड थे और जब क्लिंट ने उसे इंट्रोड्यूस किया तो उसकी पेल ब्लू आंखों में एक सोच में डूबी हुई मुस्कान थी। 3 सेकंड से भी कम समय में ऑन्ड्रे के दिमाग ने, जो उसकी स्पेक्टेटर एबिलिटीज से तेज हो गया था, कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स नोट कर लिए थे। उसकी उंगलियों पर हल्के पीले निशान स्मोकिंग हैबिट की तरफ इशारा कर रहे थे। जहाँ से पेन पकड़ते हैं वहाँ पर साफ दिख रहे कट्टे, कैलिसिस, उसकी ऑथर वाली आइडेंटिटी से अच्छे से मैच कर रहे थे। लेकिन उसके हाथों की मूवमेंट से उसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ का पता चल रहा था, जो एक राइटर के लिए अनयूजुअल क्वालिटी थी, जब तक कि वो कोई एक्सरसाइज एंथुसियास्ट न हो, या नेचुरली स्ट्रांग न हो, या शायद पास्ट में कोई और ऑक्यूपेशन न रहा हो। उसके नावल का काम, रैशनल और प्रिसाइज स्टाइल ज़रूर उसके पिछले ऑक्यूपेशन से जुड़ा होगा, ऑन्ड्रे ने सोचा। सबसे ज़रूरी बात, उसकी आंखें और इमोशंस रिलैक्स्ड थे, जिससे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो ऑन्ड्रे और क्लिंट दोनों को नीची नज़र से देख रही हो। ये एक बियॉन्डर की ऑनऑर्डिनरी इंसानों के ऊपर वाली डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी थी। ऑन्ड्रे ने कंक्लूड किया कि अगर क्लिंट को फोर्स की आइडेंटिटी इत्तेफाक से ही पता चली होती, तो फोर्स को थोड़ी एंग्जाइटी होनी चाहिए थी। अनजान चीज़ हमेशा डर लाती है। वो इतनी शांत थी, इसका मतलब था कि उसने क्लिंट को खुद अप्रोच किया था, इस विश्वास के साथ कि आगे क्या होगा। एक बियॉन्डर एक वाइकाउंट को अप्रोच कर रही है। क्या उसे पैसों की ज़रूरत है? उसकी फैमिली के खजाने से बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स चाहिए, या किसी और चीज़ में मदद? उसी वक्त क्लिंट फॉर्मल इंट्रोडक्शंस करवा रहा था, ऑन्ड्रे को पूरे बैकलैंड का सबसे डैजलिंग ज्वेल और अजीम अर्ल हॉल की बेटी बताकर।
ऑन्ड्रे ने एक फ्लॉलेस एरिस्टोक्रेटिक कर्टेसी की और पोलाइटली कहा कि स्टॉर्मविंड माउंटेन विला आज भी उसके बेड के पास रखी हुई है, क्योंकि मैंने इसे 1 महीने बाद भी ख़त्म नहीं किया है, उसने मन ही मन कहा। फॉर्स ने भी सिंपल ग्रेस के साथ तारीफ का जवाब दिया, ऑन्ड्रे की मेमोरेबल ब्यूटी पर कमेंट किया और मजाक में कहा कि उसके पास अपनी अगले नॉवेल के लिए आइडिया आ गया है। फिर उसने बताया कि वाइकाउंट क्लिंट ने ऑन्ड्रे के एक्सेप्शनल म्यूजिकल टैलेंट्स के बारे में भी बताया है। तारीफों के इस छोटे से पब्लिक एक्सचेंज के बाद फॉर्स डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। उसकी नज़र एक क्रीम केक पर थी। ऑन्ड्रे ने अपनी नज़र हटाई और क्लिंट के साथ लिविंग रूम की तरफ चली गई। उसका दिमाग पहले से ही ऑथर के मोटिव्स को समझने में लगा हुआ था, ताकि आगे की बातों में उसे एडवांटेज मिल सके। अपने एनालिसिस में खोई हुई उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक ऑब्जेक्टिव स्पेक्टेटर की तरह शांत रहते हुए अचानक अपनी ही ड्रेस के घेरे में उलझकर गिरते गिरते बची। वो गिरने ही वाली थी, लेकिन उसकी पर्सनल मेड सर्वेंट एनी ने उसे टाइम पर पकड़ लिया और उसकी ग्रेस बच गई। एनी उसके पास झुकी और धीरे से याद दिलाया कि उसकी ड्रेस का यूनिक डिज़ाइन ऐसा है कि वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल सकती। मुझे पता है, ऑन्ड्रे ने सर हिलाया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो मन ही मन खुद पर गुस्सा हो रही थी कि वो दूसरों को ऑब्जर्व करने में इतनी खो गई थी कि अपने ही पैरों पर ध्यान देना भूल गई। सलोन के बाकी टाइम में ऑन्ड्रे दूसरे अजीम ऑथर्स, क्रिटिक्स और म्यूजिशियंस से मिलती रही और उसके चेहरे से उसकी मीठी एलिगेंट स्माइल एक पल के लिए भी नहीं हटी। आखिर में जब उसके चेहरे की मसल्स दर्द करने लगी, तब उसे वाइकाउंट क्लिंट का सिग्नल दिखा। कुछ मिनट्स बाद उसने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया, अपनी ड्रेस उठाकर धीरे धीरे सलोन से निकल गई। ये कंफर्म करने के बाद कि कोई उसके पीछे नहीं आ रहा है, वो फर्स्ट फ्लोर पर स्टडी की तरफ चली गई। उसने एनी को दरवाजे पर पहरा देने और किसी को अंदर न आने देने का इंस्ट्रक्शन दिया और समझाया कि उसे क्लिंट से कुछ डिस्कस करना है। एनी, जो उनके मिस्टिसिज्म पर होने वाले प्राइवेट डिस्कशंस की आदत थी, उसे इस रिक्वेस्ट में कुछ भी अजीब नहीं लगा। ऑन्ड्रे ने स्टडी में एंटर किया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। क्लिंट डेस्क के पीछे बैठा एक पेन से खेल रहा था, जबकि फॉर्स वॉल एक बुक शेल्फ के सामने खड़ी बेपरवाही से एक किताब के पन्ने पलट रही थी। क्लिंट ने पेन नीचे रखा। मैं तुम दोनों को फिर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, उसने उठते हुए कहा। मैडम फॉर्स, एक सच्ची बियॉन्डर, ऐसा है क्या? ऑन्ड्रे ने पूछा, अपनी टोन में जानबूझकर एक बढ़ा चढ़ा कर शक पैदा करते हुए। फॉर्स ने किताब वापस शेल्फ पर रखी और मुस्कुराते हुए मुड़ गई और बोली कि लगता है उसे खुद को प्रूव करना पड़ेगा। वो दरवाजे तक गई और अपनी राइट हथेली हैंडल की तरफ बढ़ाई। अचानक ऑन्ड्रे की आंखों के सामने धुंधला सा गया। एक अजीब से पल के लिए उसे लगा जैसे उसने मैडम फॉर्स को इनकॉर्पोरियल होते, यानी आत्मा की तरह, सीधे लकड़ी के दरवाजे के आर पार जाते देखा हो। कॉन्सेंट्रेट करने पर उसने रियलाइज़ किया कि फॉर्स बस अपनी जगह से गायब हो गई थी। कुछ सेकंड्स बाद हैंडल बाहर से घूमा, लॉक दरवाज़ा खुला और फॉर्स वॉल मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। हॉल में थोड़ी दूर पर खड़ी एनी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ है। क्या मैजिकल एबिलिटी है? क्लिंट ने हैरानी से कहा। ऑन्ड्रे ने एक गहरी सांस ली और माना कि अब उसे कोई शक नहीं था। इस एक डेमोन्स्ट्रेशन ने उसके सारे शक कंफर्म कर दिए थे। ऐसी एबिलिटी वाली बियॉन्डर के लिए पैसे या मटेरियल्स हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, उसने सोचा। उसका स्पेक्टेटर दिमाग तेज़ी से दौड़ रहा था। क्लिंट के पास कोई बियॉन्डर गार्ड्स नहीं हैं। फोर्स हमारे स्टेटस और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कुछ हासिल करना चाहती है। फोर्स हंस पड़ी और कहा कि उन्हें ईमानदारी से बात करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसने बताया कि वो पहले एक डॉक्टर थी और उसे 2 साल से ज़्यादा पहले एक बियॉन्डर बनने का मौका मिला था। फिर उसने अपना ऑफ़र रखा। अगर वो दोनों उसके लिए कुछ करेंगे तो वो उन्हें इनाम में सच्चे बियॉन्डर्स की रैंक्स ज्वाइन करने देगी, उन्हें एक सीक्वेंस पोशन का फॉर्मूला और उसके ज़रूरी मटेरियल्स बेचकर। ऐसा प्रॉमिस सुनकर क्लिंट खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा कि वो उनसे क्या करवाना चाहती है। फॉर्स की रिक्वेस्ट सिंपल थी। उसकी एक पार्टनर जेल में थी जो फाइनल फैसले का इंतज़ार कर रही थी, और वो चाहती थी कि वो दोनों उसे बचाए, चाहे तरीका कोई भी हो। ऑन्ड्रे ने तेवर चढ़ाए
और कहा कि फोर्स ने जो एबिलिटीज़ अभी दिखाई हैं वो इस काम के लिए ज़्यादा बेहतर लगती हैं। फोर्स हंसी और उसने अपना सर हिलाया, क्लियर करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है। कुछ जगहें ऐसी हैं जिनके आर पार वो नहीं जा सकती, इसलिए वो सिर्फ अपनी पार्टनर से मिलकर बातें कर सकती है। इसके अलावा उसने साफ साफ कहा, उसे अपनी जान रिस्क में डालकर उसे बचाना अच्छा आइडिया नहीं लगता। जिंदगी छोटी है और करने को बहुत कुछ है। उसका चेहरा और बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करते हुए ऑन्ड्रे ने उसकी बातों को प्रोसेस किया और पूछा कि उसकी पार्टनर को किस जुर्म में रखा गया है। फोर्स का एक्सप्रेशन तुरंत थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। उसने समझाया कि उसकी पार्टनर एक बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, अच्छे कैरेक्टर की, जो दूसरों से दिल से अपनी बात मनवा सकती है। खैर, वो हकलाते हुए बोली, बस बात इतनी है कि एक गुंडे को कन्विंस करने के लिए उसने जो तरीका इस्तेमाल किया था वो थोड़ा ओवर टॉप था। इसी बीच बैकलैंड के एरिस्टोक्रेटिक स्लॉन्स से दूर क्लाइन मोरेटी की लाइफ सुबह मिस्टिसिज्म के लेसन्स और दोपहर में कॉम्बैट ट्रेनिंग के एक कंफर्टेबल रिदम में आ गई थी। इस रेगुलरिटी ने उसे लगभग बुला ही दिया था कि वो एक नाइट हॉक है और सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स का कर्स जैसे खत्म हो गया था। सैटरडे था और चैनिस गेट पर पहरा देने की उसकी बारी थी। डन स्मिथ ने अपनी गहरी ग्रे आंखों से कमरे का जायजा लिया और क्लाइंट से कहा कि वो उसके लिए छोड़ी हुई कॉफ़ी या क्लर्क के ऑफिस में रखी ब्लैक टी एंजॉय कर सकता है। क्लाइंट, जो अपने भाई बहन को पहले ही बहाना दे चुका था, ने खुशी से सर हिलाया और अपने कैप्टन को एक जेनरस जेंटलमैन कहा। डन हंसा और सलाह दी कि इससे उसे रिलैक्स करने में मदद मिलेगी, क्योंकि हर वक्त टेंस रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसने अपनी हैट और केन ली और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो बाहर निकल रहा था, वह अचानक वापस मुड़ा। उसने कहा कि वो उसे एक चीज़ याद दिलाना भूल गया था। चाहे वो कुछ भी सुने, चाहे कुछ भी हो, उसे चैन स्केट नहीं खोलना है जब तक कि वो अंदर से न खोला जाए। टन ने इस बात पर फिर से जोर दिया, याद रखना, चाहे तुम कुछ भी सुनो, चाहे कुछ भी हो। कैप्टन, ये थोड़ा डरावना है, क्लाइंट ने सोचा और तुरंत टेंस हो गया। उसे लगा कि बेसमेंट का गहरा अंधेरा गैस लैंप की हल्की रोशनी पर हावी हो। सुबह होने में अभी बहुत वक्त था, लेकिन ज़मीन के नीचे की हवादार और शांत गहराई गैस लैंप्स की रोशनी से जगमगा रही थी। कांच से प्रोटेक्टेड हल्की पीली रोशनी खाली और शांत सुरंगों में लगातार चमक रही थी। ड्यूटी रूम के अंदर क्लाइन आराम से बैठा न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के ढेर को पलट रहा था। उसने अपना थोड़ा ध्यान बाहर कॉरिडोर पर भी रखा हुआ था, ताकि यह एनश्योर हो सके कि कोई भी बिना बताए चाइनीज गेट की तरफ ना आ जाए। उसका ट्रेंच कोट और टॉप हैट पास के एक रैक पर टंगे हुए थे और उसकी छड़ी दीवार से टिकी हुई थी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत उठाई जा सके। कॉफ़ी की गहरी महक हवा में फैली हुई थी। एक लंबा सांस लेते हुए क्लाइन ने अपनी कनपटियों को मालिश किया। धीरे धीरे हावी होती थकान और सर के भारीपन से लड़ते हुए वो अपनी थकान के इस विरोधाभास पर सोचने लगा। अर्थ पर सुबह 5 बजे तक जागना एक आम बात थी, जो एक्साइटिंग गेम्स, दिलचस्प नॉवेल्स और ख़त्म न होने वाले शोज़ की वजह से मुमकिन था। उसने मन ही मन अफसोस जताया, इस दुनिया में पूरी रात जगने के लिए वैसी ज़रूरी चीज़ें थीं ही नहीं। वो मन ही मन कब के मर चुके एम्परर रोसेल को कोसने लगा। काश उस आदमी ने अपना जीनियस इस दुनिया को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन एज में ले जाने में लगाया होता। फिर भी वो खुद को बस इस बात से तसल्ली दे सकता था कि कम से कम यहाँ न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स और बढ़ती संख्या में इंटरेस्टिंग नॉवेल्स तो थे। उसने नींद से बचने के लिए अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का सोचा, लेकिन रियलाइज़ किया कि यह उसकी ड्यूटी से टकराएगा। गहरी कंसंट्रेशन की स्टेट में जाने से वो चैन स्केट पर होने वाली किसी भी हलचल से बेखबर हो जाता। एक लंबी सांस छोड़कर क्लाइन ने अपना कॉफ़ी कप उठाया। उसने सरफेस पर धीरे से फूंक मारी और फिर एक घूंट पिया। उस महकदार कड़वे लिक्विड को अपने मुंह में घुलने दिया। उसने मन ही मन पाज वैली के फर्मो कॉफ़ी की तारीफ की, उसकी रिफ्रेशिंग क्वालिटी को नोट करते हुए। उसके ख्याल थोड़ी देर के लिए सदर्न कॉन्टिनेंट की तरफ चले गए, जहां इंटस रिपब्लिक और लोएन किंगडम उन ज़मीनों के लिए लड़ रहे थे जहां ऐसे बेहतरीन बीन्स उगते थे और इस चक्कर में ओरिजिनल पाज किंगडम को कब का तबाह कर चुके थे।
उस अजीब सी खामोशी में उसने अचानक एक मैगज़ीन उठाई। उसे थोड़ी हैरानी हुई जब उसने रियलाइज़ किया कि यह लेडीज़ एस्थेटिक थी, जो फैशन और डेटिंग को डेडिकेट की गई एक पब्लिकेशन थी। ये ज़रूर रोज़ाने की होगी, उसने सोचा, और उसकी दिलचस्पी इतनी बढ़ गई कि वो उसके पन्ने पलटने लगा। उसने इलस्ट्रेशंस के साथ मोनोक्रोम पिक्चर्स के चतुर इस्तेमाल को नोट किया, जो कैमरा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स की वजह से एक नया ट्रेंड था। फेमस एक्टर्स नए कपड़े मॉडल कर रहे थे, अपने चार्म्स दिखा रहे थे। ये काफ़ी इम्प्रेसिव था कि एक रीजनल मैगज़ीन सिर्फ 7 सालों में एक नेशनल सेंसेशन बन गई थी। वो एक खास ड्रेस और उसे पहने खूबसूरत मॉडल की तारीफ करने लगा, और उसने अपने नेचुरल एस्थेटिक एप्रिसिएशन को छुपाने की कोशिश नहीं की। आखिरकार वो एक ऐसा आदमी था जो जिस्म और दिमाग दोनों से आम तरीके से मैच्योर हुआ था, लेकिन जल्द ही एक जानी पहचानी उदासी उस पर छा गई। उसने खुद को याद दिलाया कि उसका प्राइमरी गोल घर वापस जाने का रास्ता खोजना है, जिसका मतलब था कि उसे अपोजिट सेक्स से दूरी बनाकर रखनी होगी, ताकि किसी का टाइम वेस्ट ना हो या पीछे कोई इमोशनल बैगेज न रह जाए। अपने भाई बहन बेंसन और मेलिसा का ख्याल उसके दिल पर भारी था। वो ऐसी बेड़ियाँ थीं जिन्हें वो उतार नहीं सकता था, और वो बस उम्मीद कर सकता था कि भविष्य में उनके लिए कुछ कर पाएगा। जैसे जैसे रात की खामोशी ने उसकी उदासी को और गहरा किया, मैगज़ीन में खूबसूरत औरतों में उसकी दिलचस्पी कम हो गई। उसने मैगज़ीन नीचे रखी और उसके बदले एक नॉवेल उठा लिया, स्टॉर्मविंड माउंटेन विला, जिसका ऑथर फॉर्सफॉल नाम का कोई था। उसने कवर से पढ़ा। शांत रात, हल्की रोशनी और लेदर बाउंड किताब ने उसे अपने बचपन के दिनों की याद दिला दी, जब वो किताबें रेंट पर लेता था। शुरू में उसे लगा कि यह कहानी एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड वाली जेन एयर है, एक गवर्नेंस के बारे में एक रोमांस। लेकिन जैसे ही वो इस विचार में सेटल हुआ, एक बुरी आत्मा उभर आई और कहानी एक भूत की कहानी में बदल गई। फिर गवर्नेंस ने खुद को एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव साबित किया, जिससे जॉनर फिर बदल गया। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि यह एक डिटेक्टिव नॉवेल है, तब मेल लीड के सर पर चोट लगी और उसकी याददाश्त चली गई, जिससे प्लॉट एक दिल तोड़ ड्रामा में बदल गया। आखिर में क्लाइन ने एक आहें भरकर कंक्लूड किया, ये बस एक उलझी हुई रोमांस बुक ही थी। उसने उसे बंद किया और कॉफ़ी का एक और घूंट पिया। अचानक हल्की रोशनी वाले खाली कॉरिडोर में एक जोरदार दस्तक गूंजी। थंप, थंप, थंप। क्लाइन उछल पड़ा और उसका शरीर तुरंत तन गया। उसने सहज भाव से अपनी रिवॉल्वर निकाल ली, सिलेंडर एडजस्ट किया और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें आवाज़ का सोर्स ढूंढ रही थीं। थप थप की आवाज़ और तेज़ हो गई और उसे झटके से रियलाइज़ हुआ कि यह चाइनीज गेट के पीछे से आ रही थी। वो बड़ा सा काला दरवाज़ा, जिस पर 7 सेक्रेड एम्ब्लेम्स खुदे हुए थे। वो देख सकता था कि जोरदार टक्कर से गेट कांप रहा था। उसका दिमाग तेज़ी से दौड़ा। क्या यह हो सकता है कि ड्यूटी पर अपनी पहली ही रात में उसका सामना किसी चीज़ से हो गया हो? क्या ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद से उसकी किस्मत ही खराब हो गई थी? उसके हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर पर ठंडा पसीना आ गया। फिर उसे कैप्टन के ऑर्डर्स याद आए। चाहे वो कुछ भी सुने, उसे गेट नहीं खोलना है जब तक कि वो अंदर से न खोला जाए। थोड़ी सी शांति लौटी। शायद यह एक नॉर्मल, भले ही डरावना फेनोमेनन था। वो खुद से बड़बड़ाया कि वो झटके से मरते मरते बचा। लेकिन जैसे ही वो ड्यूटी रूम में वापस जाने की तैयारी कर रहा था, एक तेज़ रगड़ने जैसी आवाज़ हवा में गूंजी। उसकी आंखें डर से फैल गईं। जब उसने भारी चाइनीज गेट को बाहर की तरफ उभरते देखा, उसकी सतह पर एक दरार आ गई थी। उस झटके वाले पल में एक फिगर उस ओपनिंग से बाहर निकल आया। वो छोटा था, लगभग एक आदमी के हाथ की लंबाई का, और उसने एक क्लासिक काले रंग की छोटी साइज की शाही गाउन पहनी हुई थी, जिस पर एक साफ निशान था। यह एक कपड़े की कठपुतली थी, एक मामूली खिलौना। जैसे ही क्लाइन के इंस्टिंक्ट्स ने उसे अपनी बंदूक उठाने के लिए चिल्लाया, कठपुतली दरार में जोर से झुकी और कागज का एक टुकड़ा खोला। उस पर एक कॉम्प्लेक्स सिंबल बना हुआ था, जो एक वर्टिकल आंख बना रहा था, जो छुपाने वाले कंसीलमेंट के कई छोटे छोटे सिजल्स से बना था, जिनमें से कुछ को उसने पहचान लिया। इससे पहले कि वो सिचुएशन को प्रोसेस कर पाता, एक आकारहीन ताकत ने उस शाही गाउन वाली कठपुतली को वापस गेट के पीछे खींच लिया।
एक आखिरी चरमराहट के साथ चैनिस गेट खुद ही बंद हो गया। दस्तक बंद हो गई। बेसमेंट अपनी गहरी शांति में वापस लौट गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिरकार उसका दिमाग काम करने लगा। वो जानता था कि उसे कैप्टन को इन्फॉर्म करना होगा कि गेट अंदर से खोला गया था, भले ही वो खुद ही बंद हो गया हो। अलार्म, डर और शक उस पर हावी हो गए। कुछ सेकंड्स बाद उसकी ट्रेनिंग काम आई और उसे गेट के पीछे रखे सील्ड आर्टिफैक्ट की फाइल याद आई। वो नंबर 3.0625 था, मिसफॉर्च्यून क्लॉथ पपेट। उसे डिटेल्स याद आई। वो ग्रेड 3 था, काफ़ी खतरनाक और अपने पास के लोगों के लिए बदकिस्मती लाता था। फाइल में लिखा था कि उसमें कोई जीवित लक्षण नहीं थे और सील से भागने की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। दहशत की एक नई लहर उस पर छा गई। फाइल गलत थी। उसने अभी अभी उसे भागने की कोशिश करते देखा था। उसने क्या पकड़ा हुआ था और उसे वापस किसने खींचा था? वो सीन उसके दिमाग में दोबारा चलने लगा, जैसे कोई बेबस शिकार मदद के लिए दरवाजे पर हाथ पीट रहा हो और उसके कैदी ने उसे ज़बरदस्ती चुप करा दिया हो। यह रियलाइज़ करते हुए कि वो यह फैसला अकेले नहीं ले सकता, क्लाइंट तेज़ी से ड्यूटी रूम में वापस गया और एक रस्सी खींची। गेयर्स घूमे और ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के सेकंड फ्लोर पर एक तेज़ अलार्म बेल बजने लगी, जिसने लियोनार्ड मिचेल और दूसरे स्लीपलेस को उनके कार्ड गेम से जगा दिया और उन्हें बेसमेंट की तरफ दौड़ने पर मजबूर कर दिया। आते हुए कदमों की आवाज़ एक स्वागत भरी राहत थी, जिसने गार्ड रूम के प्रवेश द्वार पर खड़े क्लाइंट के बिखरे हुए नर्व्स को शांत कर दिया। लियोनार्ड सबसे पहले पहुंचा। उसकी रिवॉल्वर निकली हुई थी। वो फिसल कर रुका और गंभीरता से पूछा कि क्या हुआ था। लियोनार्ड को रुकने के लिए संघर्ष करते देख क्लाइंट को अचानक रोजाने की कही हुई एक बात याद आ गई, जिसमें उसने बताया था कि एक जवान लियोनार्ड स्लीपलेस पोशन पीने के तुरंत बाद इसी सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। हल्की सी खांसी के साथ क्लाइंट ने चाइनीज गेट की तरफ इशारा किया और समझाया कि अंदर से आने वाली एक दस्तक बढ़कर एक जोरदार थप-थप में बदल गई थी और दरवाज़ा खुद ही थोड़ा सा खुल गया था। छोटे से कैनली ने झटके से पूछा कि क्या चाइनीज गेट सच में खुल गया था। क्लाइंट ने कंफर्म किया कि एक दरार आ गई थी। जैसे ही उसने अपनी बात जारी रखी, उसने देखा कि लियोनार्ड, केनेली और रॉयल उसके पास सीधे नहीं आए थे। इसके बजाय उन्होंने कुछ कदम दूर एक टीला सा घेरा बना लिया था। उनका स्टैंस सावधान था और उनकी निगाहें तेज थीं, उसको डीले ढाले घेरते हुए। वो रुका, उसके अंदर गुस्से की एक झलक उभरी और उसने पूछा कि क्या उन्हें उस पर शक है। केनेली ने अपना सर हिलाया और समझाया कि यह शक नहीं, बल्कि प्रोटोकॉल था। लियोनार्ड अपनी बेपरवाह एटीट्यूड में वापस आते हुए हंसकर बोला कि दूसरे चर्चेज में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां गार्ड ने अपना कंट्रोल खो दिया और अपने ही टीममेट्स पर हमला कर दिया। समझ की एक लहर क्लाइंट पर छा गई, जिसने उसके गुस्से की जगह ले ली। उसने बस पूछा कि वो कैसे साबित कर सकता है कि उसने अपना कंट्रोल नहीं खोया है। लियोनार्ड की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी छाती पर 4 बार एक पवित्र जेस्चर में टैप किया और एक पवित्र प्रार्थना धीमी, भारी आवाज में बोलना शुरू किया, जो गॉडेस के त्यागे हुए लोगों के लिए प्रेम के बारे में थी। पवित्र लेकिन दया से भरे शब्द बेसमेंट में गूंजे, जिससे वहां मौजूद हर किसी को शुद्धि और शांति का एहसास हुआ। क्लाइंट पर कोई बुरा रिएक्शन न देखकर लियोनार्ड रुका और मुस्कुराया, उसे एक बार फिर एक विश्वासपात्र साथी घोषित करते हुए। शांत मैडम रॉयल ने फिर फोकस बदला और पूछा कि जब गेट खुला था तो उसने क्या देखा था। अभी भी हिला हुआ क्लाइंट ने मिसफॉर्च्यून क्लॉथ पपेट 3.0625 को अपनी काली शाही गाउन पहने हुए देखने का जिक्र किया। उसने बताया कि कैसे एक आकारहीन शक्ति ने उसे कुछ सेकंड्स बाद ही वापस खींच लिया। गेट को एक बार फिर बंद करते हुए और पूछा कि क्या हो रहा है। लियोनार्ड, केनेली और रॉयल ने एक दूसरे की तरफ देखा और माना कि वो भी उसकी तरह ही अंधेरे में थे। लियोनार्ड ने तर्क दिया कि क्योंकि गेट बंद और सुरक्षित था, उन्हें सुबह कैप्टन का इंतजार करना चाहिए, बजाय अंदर घुसने का रिस्क लेने के। रॉयल ने शांति से कहा कि वो उसके साथ गेट की निगरानी के लिए रुकेगी। लियोनार्ड ने एक मजाकिया हंसी हंसी और घोषणा की कि क्योंकि वो वहां मौजूद सबसे शक्तिशाली है, वो भी रुकेगा। उसने केनली को ऊपर वापस भेज दिया, अगर पुलिस डिपार्टमेंट से कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए
वक्त गुजारने और टेंशन कम करने के लिए लियोनार्ड ने एक कार्ड गेम का सुझाव दिया। क्लाइन मान गया और रॉयल ने कोई आपत्ति नहीं जताई। अपने चिकने काले बालों को सहलाते हुए कार्ड रूम में घुस गई। जब वो फाइटिंग ईविल खेल रहे थे, क्लाइन ने अचानक पप्पीट की फाइल में विरोधाभास का जिक्र किया, जिसमें लिखा था कि उसमें कोई जीवित लक्षण नहीं थे। लियोनार्ड ने 3 इक्के का हाथ दिखाते हुए बेपरवाही से जवाब दिया कि उन्हें मान लेना चाहिए कि फाइल सही है और हाल ही में हुए किसी प्रभावित करने वाले फैक्टर को ढूंढना चाहिए। रॉयल ने क्लाइन को अपने कार्ड्स पर हिचकिचाते देख एक महत्वपूर्ण डिटेल जोड़ी। एकमात्र नया वेरिएबल एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक थी, जिसे एक रात के लिए गेट के पीछे रखा गया था। लियोनार्ड ने टेबल पर टैप करते हुए इस पर आगे बात की, मुस्कुराते हुए तर्क दिया कि अगर आर्टिफैक्ट 2049 इतना बड़ा रिएक्शन पैदा कर सकता था, तो यह बहुत पहले बैकलैंड में हो चुका होता। इसलिए उसे शक था कि समस्या नोटबुक में थी। क्लाइन को मानना पड़ा कि लॉजिक सही था और उसने अपनी हैरानी जताई कि रोमांटिक पोएट डिडक्शन में इतना अच्छा था। रॉयल ने सूखेपन से समझाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो हाल ही में डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ने लगा था। फिर तेज़ी से राउंड जीत गई और उन दोनों को चुप कर दिया। पता चला ईविल वहीं थी। रॉयल के पत्ते फेंकने के दौरान मौके का फ़ायदा उठाते हुए क्लाइन ने उस शक्ति के बारे में पूछा जिसने पपिट को वापस खींचा था। लियोनार्ड हंसा और एक महत्वपूर्ण डिटेल बताई जो कैप्टन ने छोड़ दी थी। चाइनीज गेट के पीछे के सुरक्षा उपाय सिर्फ एक बंद कमरे से कहीं ज़्यादा थे। उसने समझाया कि रात में गेट के अंदर की शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है, जिससे यह किसी भी जीवित प्राणी के लिए असुरक्षित हो जाता है। इसलिए उन्हें कभी अंदर नहीं जाना था, चाहे वो कुछ भी सुने। रॉयल ने अपने कार्ड्स सहलाते हुए विस्तार से बताया। उसने गेट के अंदर नेक्सस फॉर्मेशंस का जिक्र किया, जिसे विश्वासियों की रोज़ की सच्ची प्रार्थनाओं से बनाए रखा जाता था। उनके छोटे छोटे आध्यात्मिक योगदान एक बड़ी शक्ति में जमा हो जाते थे। लियोनार्ड ने फिर एक और हैरान कर देने वाला तथ्य जोड़ा। सेंट सेलेना थर्ड एपॉक की एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर की राख वहां दफन थी। उसने उस अफवाह का जिक्र किया कि ऐसे शक्तिशाली लोगों के अवशेषों में अब भी अनोखी शक्ति होती है। बाकी की रात बिना किसी घटना के गुजर गई। हालांकि क्लाइन ने खुद को तो सोलीगरी पाया। सूरज अभी अभी निकला था जब उनकी जगह लेने वाली शांत ऑन्थर मैडम सीकाट्रॉन अपनी शिफ्ट के लिए आई। रिकॉर्ड बुक में घटना लिखने के बाद क्लाइन लियोनार्ड और रॉयल के साथ ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी वापस लौट गया। उसे एक अजीब थकान महसूस हो रही थी, जो उसके पास के एनर्जेटिक स्लीपलेस से बिल्कुल अलग थी। वो घर जाने ही वाला था जब उसकी मुलाकात कैप्टन डन से हुई। एक छोटे से अभिनंदन के बाद क्लाइन ने रात की घटनाओं का एक संक्षिप्त सारांश दिया, जिसमें लियोनार्ड के डिडक्शंस भी शामिल थे। डन ने निष्पक्ष रूप से सुना। उसकी ग्रे आंखें पढ़ना नामुमकिन था। उसने बस रिपोर्ट को स्वीकार किया और कहा कि वो होली कैथेड्रल को टेलीग्राफ करेगा और फिर अपने ऑफिस चला गया। क्लाइन वहां नहीं रुका। वो ठंडी सुबह की हवा में बाहर निकल गया, थोड़ा और ऊर्जावान महसूस करते हुए, और फिर एक बर्फीली झटका उसके अंदर से गुजर गया। वो कुछ भूल गया था। वो उन्हें पपेट के हाथ में पड़े कागज़ के टुकड़े के बारे में बताना भूल गया था, जिस पर एक वर्टिकल आंख का सिंबल बना था। एक ठंडी सी एहसास उसके पीछे आया। वो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ कैसे भूल सकता था? ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे प्रभावित किया हो, उसे पूरी सच्चाई बताने से रोका हो। सवालों की एक पार्ट उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। पपेट ने अभी क्यों काम किया? क्या यह उसके कारण था? क्या वो उसे सिंबल दिखाने की कोशिश कर रहा था? नोटबुक का असली मकसद क्या था? क्या यह सब उसके जीने और उसके सियर बनने से जुड़ा था? जगह पर ही जमे हुए क्लाइन संदेह के एक भंवर में फंस गया था। यह तय नहीं कर पा रहा था कि अनजान होने का नाटक करके घर चला जाए या वापस मुड़कर इस डरावने नए टुकड़े की रिपोर्ट करे। कुछ देर सोचने के बाद क्लाइन ने कुछ कंफर्म करने के लिए घर वापस जाने का फैसला किया। उसका लॉजिक सिंपल था। अगर मिसफॉर्च्यून क्लॉथ पपेट ने जानबूझकर उससे सिंबल नहीं दिखाया होता, तो कैप्टन और बाकी लोग इन्वेस्टिगेशन में उसके निशान ढूंढ ही लेते।
ऐसे में उसका अभी या बाद में रिपोर्ट करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यह एक सोचा समझा मैसेज था जो सिर्फ उसके लिए था, तो सिचुएशन को ध्यान से सोचना ज़रूरी था। उसे यही कंफर्म करना था। उसने पब्लिक कैरेज ली और डैफोडिल स्ट्रीट वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने लिविंग रूम को अंधेरा और शांत पाया, क्योंकि संडे था और उसके भाई बहन बेंसन और मेलिसा अभी तक सो रहे थे। चाय और ब्रेड का सादा सा खाना खाने के बाद वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और आदत से अपने कदम हल्के कर लिए। जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचा, बाथरूम का दरवाज़ा खुला और नींद में आंखें मलते हुए मेलिसा बाहर निकली। उसने अपनी आंखें मली और उसके लौटने पर ध्यान दिया। क्लाइंट ने एक उबासी छुपाते हुए कंफर्म किया कि वो वापस आ गया है और उसे बताया कि उसे आराम करना है और लंच से पहले उसे न जगाया जाए। मेलिसा ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो और बेंसन उस सुबह सेंट सेलेना कैथेड्रल में मास के लिए जा रहे हैं, इसलिए लंच थोड़ा लेट हो सकता है। क्लाइंट मन ही मन खुद को जस्टिफाई करने से रोक नहीं पाया। जहां उसके भाई बहन हर 2 हफ्ते में जाकर अपना विश्वास बनाए रखते थे, वो एक नाइट हॉक रोज कैथेड्रल में होता था, भले ही उसके बेसमेंट में। उसे थोड़ी देर के लिए चिंता हुई कि गॉडेस उसे एक झूठा भक्त समझकर छोड़ न दे, लेकिन फिर उसे ओल्ड नीर याद आया और उसने खुद को यह सोचकर तसल्ली दी कि गॉडेस अपने नाइट हॉक्स को लेकर काफ़ी माफ़ करने वाली है। उसके बिखरे हुए ख्याल पल भर में गुजरे। उसने बस सर हिलाया और मेलिसा को देखकर मुस्कुराया और कहा कि कोई बात नहीं, वो और देर सो सकता है। उसके पास से गुजरते हुए वो अपने बेडरूम में गया और दरवाज़ा लॉक कर लिया। उसने तुरंत अपने असली काम पर लग गया। उसने अपना रिचुअल खंजर निकाला, एक सील्ड आध्यात्मिक दीवार बनाई और अपना जाना पहचाना रिचुअल किया। उसने घड़ी की उलटी दिशा में 4 कदम लिए, मंत्र पढ़ा और उस शोर शराबे को सहते हुए ग्रे फॉग के ऊपर चला गया। वहाँ उस अनंत भ्रम वाली दुनिया में वो लंबी कांसे की टेबल पर सम्मान की कुर्सी पर अकेला बैठा था। 1 मिनट चुप रहने के बाद उसने बकरे की खाल का एक टुकड़ा बनाया और उस पर अपना डिविनेशन स्टेटमेंट लिखा। वो तस्वीर जो मिस फॉर्च्यून क्लॉथ पपेट ने दिखाई थी, भले ही उसने सिंबल को सिर्फ एक पल के लिए देखा था, वो जानता था कि एक सीयर की स्पिरिचुअलिटी जो कुछ भी देखती है उसे याद रख सकती है और रिप्रोड्यूस कर सकती है। उसे मिस्टिसिज्म की वो थ्योरी याद आई कि इंसान की आत्मा सब कुछ याद रखती है और कॉन्शियस मेमोरी के छोटे छोटे द्वीपों के नीचे एक बड़ा सबकॉन्शियस समंदर बनाती है। उसे यह आइडिया, जैसा कि स्पिरिट मीडियम डेली ने बताया था, काफ़ी अक्लमंदी वाला लगा। पीछे टिककर वो कॉजिटेशन से आई नींद में चला गया। उस धुंधले टेढ़े मेढ़े सपने में उसने चाइनीज गेट को एक बार फिर खुलते देखा। काली शाही गाउन वाली कठपुतली बाहर झुकी और कागज खोला, जिससे रहस्यमयी सिंबल्स से बनी एक जटिल वर्टिकल आंख सामने आई। क्लाइंट ने सपने से निकलने से पहले उस इमेज को ध्यान से देखा। ग्रे फॉग के ऊपर वाली दुनिया की अनोखी खासियतों की मदद से उसने उस भयानक और रहस्यमयी वर्टिकल आंख को पार्चमेंट पर बिल्कुल सही बना लिया। फिर उसने उसके नीचे एक नया डिविनेशन स्टेटमेंट लिखा, यह मानते हुए कि यह एंटीगोनस फैमिली के पीछे छोड़े गए खजाने की चाबी थी। अपने टोपाज पेंडुलम को स्टेटमेंट के ऊपर पकड़कर उसने अपना मन साफ किया और उस लाइन को 7 बार दोहराया। जब उसने आंखें खोली, टोपाज एक स्थिर क्लॉकवाइज सर्कल में घूम रहा था। जवाब हाँ में था। उसने टेबल पर अपनी उंगलियां थपथपाईं, खुद से बड़बड़ाते हुए। ऐसा लग रहा था कि नोटबुक ने, यह मानते हुए कि रे बाइबर की मौत के बाद एंटीगोनस का कोई जिंदा वंशज नहीं बचा है, उसे वो सीयर जो उसके कांटेक्ट में आने के बाद बच गया था, अपना नया वारिस चुना था। उसने पपेट को प्रभावित किया था कि वो उसकी ड्यूटी के दौरान उसे चाबी दिखाए। लॉजिक तो ठीक लग रहा था, फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। नोटबुक इतनी श्योर कैसे हो सकती है, और उसने उसे क्यों चुना, जो खून के रिश्ते से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं था। फिलहाल उसने कैप्टन को बताने से पहले और इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। खजाने की जगह के लिए एक झटपट डिविनेशन से कोई नई जानकारी नहीं मिली, सिर्फ हॉर्नासिस पहाड़ियों और प्राचीन नेशन ऑफ द एवरनाइट से उसका कनेक्शन कंफर्म हुआ। जाने से पहले उसने उस लाल सितारे से एक हल्की सी हलचल महसूस हुई, जहाँ से उसने पहले प्रार्थनाएं सुनी थी। उसे छूने पर उसने वही भूरे बालों वाले नौजवान को अनोखे काले टाइट सूट में
एक क्रिस्टल बॉल के सामने घुटने टेके देखा। इस बार चोटुन के अपने थोड़े बहुत ज्ञान से वो कुछ शब्द समझ पाया। प्रार्थना, बचाओ, पिता और माता। उसने अपनी ही कमजोरी पर एक आहें भरी। ग्रे फॉग के ऊपर के रहस्यमयी शासक के पास ऐसी विनतियों का जवाब देने की कोई शक्ति नहीं थी। उसने और जोटोन सीखने का फैसला किया ताकि वो कम से कम उस नौजवान की परेशानी समझ सके, और फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी को वापस खींचा और अपने कमरे में लौट आया। उसने दीवार हटाई, आरामदायक कपड़े पहने और 12:30 बजे तक गहरी नींद सोया जब मेलिसा ने लंच के लिए उसका दरवाज़ा खटखटाया। खाने के बाद उसने मेलिसा को फिर से बाहर जाने की तैयारी करते देखा। उसने अपनी नई ड्रेस और एक फिशनेट हैट पहनी हुई थी। बेंसन, एक ग्रामर की किताब पर तेवर चढ़ाए, ने उसकी तरफ से समझाया कि एक पड़ोसी ने उसे म्यूनिसिपल हॉल में फैमिली अफेयर्स पर एक लेक्चर के बारे में बताया था जिसे वो अपने दोस्तों के साथ अटेंड करने वाली थी। क्लाइन ने मजाक किया कि उसे उम्मीद है कि लेक्चरर उन्हें एक मेड सर्वेंट रखने की सलाह देगा, और कहा कि उन्हें अपना टाइम ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक पल के लिए हैरान होकर मेलिसा ने बस अपने होंठ सिकोड़े, अपनी हैट पहनी और चली गई। दोपहर 2 बजे क्लाइन ने खुद को ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में वापस पाया। रोजा ने और कैप्टन डन, जो रिसेप्शन हॉल में थे, ने एक साथ पूछा कि वो आराम करने घर क्यों नहीं गया। क्लाइन मुस्कुराया और समझाया कि वो डिविनेशन क्लब जा रहा था, लेकिन पिछली रात की घटनाओं के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था, और पूछा कि क्या होली कैथेड्रल से कोई जवाब आया है। डन ने रोजाने को एक नज़र देखा और फिर चुपचाप मुड़कर अपने ऑफिस में चला गया। रोजाने ने उसकी पीठ पीछे चेहरा बनाया, कैप्टन की सीरियसनेस के बारे में बड़बड़ाते हुए। क्लाइन ने हंसी रोकी और डन के पीछे चला गया, अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए। डन ने उसे बताया कि होली कैथेड्रल ने तय किया है कि एंटीगोनस नोटबुक ही उस डिस्टर्बेंस के लिए जिम्मेदार थी, और उसे ग्रेड एक सील्ड आर्टिफैक्ट के रूप में रिक्लासिफाई कर दिया है। इसका मतलब था, उसने थोड़ी दया के साथ कहा, कि क्लाइन के पास अब उसे पढ़ने की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी। क्लाइन को अफसोस और राहत का मिलाजुला एहसास हुआ। रिक्लासिफिकेशन का यह भी मतलब था कि कैप्टन को खुद भी पूरी डिटेल्स शायद नहीं पता थी। डन ने आगे बताया कि होली कैथेड्रल ने उन्हें दूसरी कंटैमिनेटेड चीज़ों को चेक करने का निर्देश दिया है। वेरिफिकेशन के बाद सिर्फ मिसफॉर्च्यून क्लॉथ पपेट 3.0625 को एबनॉर्मल पाया गया, और उसके सीलिंग का तरीका पहले ही बदल दिया गया था। क्लाइन ने उत्सुकता से पूछने का नाटक किया कि क्या उन्होंने कुछ और पता लगाया है। डन ने सर हिलाया। नहीं। उसके शक कंफर्म होने पर क्लाइन ने सोचते हुए सर हिलाया और कुछ हल्की फुल्की बातों के बाद विदा ली और डिविनेशन क्लब के लिए निकल गया, अपनी डाइजेशन की यात्रा जारी रखने के लिए। इसी बीच म्यूनिसिपल हॉल में मेलिसा और उसकी दोस्तों सेलेना और एलिजाबेथ दरवाजे के पास बैठी थीं। सेलेना ने उत्साह से सुझाव दिया कि अगर लेक्चर बुरा हो तो वो चुपके से निकल जाए। गई और उसके बदले हैरड्स में शॉपिंग करने का प्रपोजल रखा।